हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल खियार स्टडीज पर 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आज का ये वीडियो है हमारा। और गाइज, मैं आज आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई थिंक ऑलरेडी आपको ये टॉपिक्स पता होंगे जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, बिहार स्पेसिफिक हैं और बिहार के करंट से रिलेटेड हैं। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं आपको अपने इंटरव्यू के लिए। जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इन टॉपिक्स को ना छोड़ें, क्योंकि ये टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। 100% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आएँ। राइट, बोर्ड पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए और इनका नोट्स बना लीजिए। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल खियार स्टडीज पर। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। देखिए गाइज, जो हमारा सीरीज़ है, इंटरव्यू का जो प्रोग्राम है 64th बीपीएससी के लिए, वो बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत पहले से ही मैंने स्टार्ट किया था और हमारे चैनल ने भी। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। जैसे बिहार का एग्रीकल्चर रोड मैप हो गया, टूरिज्म इन बिहार, ड्रॉट्स इन बिहार, फ्लड्स इन बिहार, सात निश्चय प्रोग्राम हो गया आपका, इंडस्ट्रीज, राइजिंग पॉपुलेशन। उसके बाद बजट के हाइलाइट्स मैंने बताए थे, राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन बिहार, डबल डिजिट का ग्रोथ। राइट, इसके बाद जीविका, नक्सलिज्म इन बिहार, हेल्थ सेक्टर ऑफ बिहार, जो स्वास्थ्य है उसकी क्या कंडीशन है। ये जो टॉपिक है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार, रूरल डेवलपमेंट इन बिहार, हाउ टू, सच टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। जो स्टैटिक पोर्शन था वो कवर हो चुका है। ये करंट के कुछ टॉपिक्स हैं गाइस, इनको आप देख लीजिएगा, ज़रूर आपको देख के जाना है। इंटरव्यू बहुत ही आसान स्टेज है, क्योंकि जो टफ जो प्रक्रिया है वो आप पास कर चुके हो। प्रीलिम्स हो गया आपका, मेंस हो गया। सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन आपका प्रीलिम्स में होता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। फिर मेंस में आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपके पास अबंडेंट ऑफ नॉलेज है, तो मेंस आप इजीली क्लियर कर जाओगे, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। राइट, अब इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का ही चेक होता है। नॉलेज भी थोड़ी बहुत चेक होती है, बट मोर ओवर बोर्ड मेंबर्स आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपको चुना जाना चाहिए या नहीं सिविल सेवा के लिए। आपके अंदर वो आपकी वो पर्सनैलिटी है या नहीं। राइट गाइस, देखिए, बोर्ड मेंबर्स के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है आपको लेके। बीपीएससी के इंटरव्यू में स्पेशली उनके पास 4-5 चीज़ें होती हैं। आपके गृह जिले के बारे में, होम टाउन के बारे में उन्हें पता होता है। पोस्ट प्रेफरेंसेस जो भरते हो आप, उन्हें वो पता होता है। ठीक है, उसके बाद आपके एकेडमिक्स उन्हें पता होती है और आपका ऑप्शनल। ये 4-5 चीज़ें कुछ हैं जो उनको पता होती हैं, रेस्ट उनको कुछ पता नहीं रहता। उसके बाद जो आप उन्हें बताओगे उसी दिशा में आपका इंटरव्यू मुड़ेगा और उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। राइट, देखिए गाइस, बोर्ड मेंबर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ही प्रेशर है इंटरव्यू का, बोर्ड मेंबर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है दैट कि हर कैंडिडेट से कुछ नए प्रश्न पूछे जाएं। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अंदर की बात है ये। तो होता क्या है कि बोर्ड मेंबर्स जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो पर्टिकुलर बोर्ड में एक कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। जब कैंडिडेट बाहर निकलता है तो जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बाहर खड़े रहते हैं। वो कैंडिडेट को पकड़ लेते हैं और पूछना शुरू करते हैं, बताइए आपसे क्या क्या पूछा गया। तो वो सीरीज में सारे क्वेश्चंस बता देता है कैंडिडेट कि मुझसे ये पूछा गया, इस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो अब होता क्या है कि बोर्ड मेंबर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन्हें अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करने हैं और हर कैंडिडेट से नए क्वेश्चंस पूछने हैं। अब बोर्ड मेंबर्स हर बार नए क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आए? इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो करंट तो वही रहेगा, करंट तो किसी के लिए चेंज नहीं होगा। तो हर कैंडिडेट से नए क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएं? ठीक है, तो उनके ऊपर भी दबाव रहता है। तो बोर्ड मेंबर अपने ऊपर लोड ना लेकर आपके ऊपर लोड दे देते हैं। कैसे? वो आपसे ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी से कुछ ऐसी चीजें निकल आए जिसकी दिशा में इंटरव्यू को वो लोग मोड़ ले जाएं। ठीक है, जैसे आपसे पूछेंगे अपने बारे में कुछ बता दीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ बता दिया अपने बारे में, ठीक है, जो उनको नहीं पता है और वो चीज उन्होंने पकड़ ली, तो उस दिशा में वो लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछी, खूबियां खामियां पूछी और आपने कुछ ऐसी खूबियां बता दी, ऐसी खामियां आपने बता दी, पता चला उसी पे 2-4 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, उसी पे कुछ क्वेश्चंस निकल आए। तो देखिए, आपसे ही पूछ के आप
वो क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जो क्लेवर और थोड़े से स्मार्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने इंटरव्यू को खुद ही चैनलाइज कर लेते हैं, खुद ही उसको डायरेक्शन देते हैं। और तो बोर्ड मेंबर्स के हाथ में कमांड होती है, नो डाउट इन दैट, बट बहुत सारी चीजें आप जो बताओगे उसी से प्रश्न बनते हैं। तो आपको बहुत ही स्मार्टली वहां पे बोलना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है, राइट। इस चीज का आपको ध्यान देना है गाइस। ये टॉपिक्स एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं जनरल कुछ बातें आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू से रिलेटेड। देखिए गाइस, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कूल रहिए, काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्फिडेंस के हमको सक्सेस नहीं मिल सकती है, राइट। तो कॉन्फिडेंस अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कीजिए। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज थोड़ी बहुत काम नीचे रह जाए, बट आपको कॉन्फिडेंस, कोई भी आंसर दो आप कॉन्फिडेंटली उसे एक्सप्रेस कर पाओ, रिप्रेजेंट कर पाओ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ये टॉपिक्स देख लीजिए, उसके बाद में कुछ और आपको बताना चाहूंगी। देखिए गाइस, सबसे पहले फ्लड है। फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फ्लड को हर एस्पेक्ट से पढ़ लीजिएगा। फ्लड को मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फ्लड क्यों आता है, फ्लड के कॉजेस क्या है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है। हर साल ये समस्या बिहार में देखने को मिलती है, अब तक कर्व क्यों नहीं हो पाई है, लोगों को बहुत नुकसान होता है, आप प्रशासन में आ जाएंगे तो आप इसके लिए क्या करेंगे। तो इस तरह के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्लड से बन सकते हैं। अभी भी करंटली बिहार में फ्लड है, तो फ्लड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, राइट। उसके बाद आकाशीय बिजली, लाइटनिंग स्ट्राइक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ। बिहार में बिजली गिरने से हुई मौतें, 25 जून की अगर मैं बात करूं तो 98 पीपल की जान चली गई थी लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। उसके बाद 30 जून को 11 लोगों की जान जाती है, 2 जुलाई को 27 लोगों की जान गई, 3 जुलाई को 15 लोग और 4 जुलाई को 28 लोगों की जान जाती है, 19 जुलाई को 10 लोगों की जान जाती है। तो ये जो डाटा है, जो नंबर है, बहुत ज़्यादा है लाइटनिंग स्ट्राइक्स के। सिर्फ बिहार स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, अकेले बिहार में इतने सारे लोगों की अगर जान जा रही है इससे, तो इसके बारे में बोर्ड मेंबर जरूर पूछेंगे आपसे कि बिजली क्यों गिरती है। मैंने इस टॉपिक को कवर कराया है एक वीडियो में, प्लेलिस्ट में आप चाहें तो देख सकते हैं। बिजली क्यों गिरती है, इसके गिरने का कारण क्या है, सरकार ने इसके लिए अभी तक प्रेडिक्शन सेंटर्स क्यों नहीं एस्टेब्लिश करवाए हैं। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देन आफ्टर आपका नेपाल और इंडिया का जो डिस्प्यूट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नेपाल की जो सीमा है बिहार से लग रही है। मुझे पता है गाइस, ये टॉपिक्स आपको पता होंगे और शायद आपने लिख भी रखे होंगे, आप इन्हें प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, पर जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनसे ये टॉपिक्स छूट रहे हैं, मैं उनको चाहती हूँ कि वो इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लें, ताकि उनका इंटरव्यू मैं उनके पास एक रेडिली अवेलेबल लाइक आंसर हो, राइट। उनको सोचना ना पड़े, क्योंकि जब हम वहाँ सोचते हैं, अपना आंसर तैयार करते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। पहले से वो चीज़ पढ़ी है और रेडिली अवेलेबल आपके पास आंसर होगा, तो उसको रखने में ज़्यादा आसानी होती है, सहूलियत होती है। देन आफ्टर लिकर बैन, लिकर बैन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि शराबबंदी को 5 साल पूरे होने वाले हैं। शराबबंदी से सरकार को रेवेन्यू का बहुत लॉस हुआ था, और कोविड क्राइसिस में सरकार पे कुछ लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने सलाह भी दी कि इसे पार्शियली बैन को हटा दिया जाए ताकि थोड़ा रेवेन्यू ऑन कर लिया जाए, बट सरकार इस पर रिजिड रही और सरकार ने बैन नहीं हटाया है। तो इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं इसे कवर करा चुकी हूँ इस टॉपिक को, आप चाहो तो देख सकते हो, अपनी ओर से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। कोविड-19 और बिहार, कोरोना को प्रत्येक आयाम से आपको पढ़ना है। कोरोना से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ऑल्दो आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, मैंने ग्रुप में देखा तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हो, राइट। उसके बाद विधानसभा के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, तो इसको पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे से। ये टॉपिक भी आपको छोड़ना नहीं है, राइट। देन आफ्टर राजनीति और अपराध, राजनीति में जो करप्शन है, जो अपराधीकरण है, वो भी आपको पढ़ के जाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। देन आफ्टर गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में भी आपको देख लेना, ये मैं कवर करा चुकी हूँ ऑलरेडी। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से इसको स्टार्ट किया गया था बिहार में, तो इसमें कितने लोगों को अब तक रोजगार प्रोवाइड कराया, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। बिहार और एसडीआई इंडिकेटर्स,
ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें बिहार कहाँ कहाँ रैंक कर रहा है, ये भी आपको देख के जाना है। बिहार का हेल्थ इंडेक्स क्या है, हेल्थ में बिहार कहाँ रैंक कर रहा है, एजुकेशन में कहाँ रैंक कर रहा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और बोर्ड मेंबर्स अक्सर पूछ लेते हैं, क्योंकि बिहार की जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। हेल्थ में, एजुकेशन में वो काफ़ी लो रैंक करता है। तो HDI इंडिकेटर्स आपको पढ़ के जाने हैं। देन आफ्टर कोसी मेची इंटरलिंकिंग रिवर जो प्रोजेक्ट है उसको पढ़ के जाना है, देखकर जाना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। देन आफ्टर बिहार और पुलिस सुधार, अगर आप अपनी पहली प्रेफरेंस बिहार पुलिस सेवा अगर डालते हो तो आपसे संभवतः ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में पुलिस की जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो पुलिस सुधार के लिए आप क्या क्या करोगे। तो अगर आपकी पहली प्रेफरेंस पुलिस सेवा है तो आप ज़रूर सुधार पढ़ के जाइएगा। पुलिस रिफॉर्म्स में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे पुलिस रिफॉर्म किया जा सकता है, राइट। चुनाव सुधार, चुनाव इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिहार से रिलेटेड है, तो इन सब टॉपिक्स को जरूर कवर कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है एट एनी कॉस्ट। बहुत ही आसान है, इंटरव्यू चिल रहिए, थोड़ा सा काम रहिए, कंपोज रहिए, आराम से तैयारी कीजिए। अभी आपके समय है, पहला इंटरव्यू भी होगा, उसके लिए भी अभी आज से 1 महीना है, 1 महीने बाद ही जो भी इंटरव्यू शुरू होंगे वो होंगे, ठीक है। और जिनका रोल नंबर बाद में पड़ेगा तो उन्हें थोड़ा और समय मिल जाएगा। तो आराम से कॉन्फिडेंटली कूल एंड काम होके तैयारी कीजिए, अभी आपके पास समय है। अपना जो वॉल्यूम है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन, मास्क पहना जाएगा या नहीं पहना जाएगा ये डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या पता बोर्ड मेंबर थोड़ा दूरी पे बिठा के और आपको मास्क हटाने के लिए कह दें और बोले कि मास्क हटा के बोलिए, ठीक है, क्योंकि दूरी पे बिठा के। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत उस पर डिपेंड करेंगे फिर, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, राइट गाइज। तो बिहार के टॉपिक्स में आपको बता चुकी थी। उसके बाद मैं ये भी बता चुकी थी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर गाइज। मैं कुछ स्पेशल क्लासेस 64th BPSC इंटरव्यू के लिए अनअकैडमी पर भी लेती हूँ हर शाम 6 बजे। तो आप चाहो तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, सारी क्लासेस फ्री हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं KR स्टडीज हब आपके जो YouTube चैनल है उस पर मैं सब कुछ कवर कराऊंगी। बट आप वहाँ आना चाहते हैं, वो सेशंस लाइव होते हैं, तो आपके जो डाउट्स हैं वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कल बहुत अच्छी तरीके से अनअकैडमी पर ही कि कैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। देखिए कोडिंग सिस्टम अब लग गया है वहाँ पे बिहार में, तो आपका नाम नहीं पूछा जाता है, रोल नंबर नहीं पूछा जाता है, आपको इस तरह से कहा जाता है कि आपने स्नातक कहाँ से किया बताइए। इस तरह से इंट्रोड्यूस करने को भी कहेंगे, तो आपको अपने एकेडमिक से शुरू करना है। एकेडमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये नहीं बताना है कि आपने 10th कहाँ से किया, 5th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया। जो प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में आपको मेंशन नहीं करना है। आपको अपनी लेटेस्ट जो 1 या 2 क्वालिफिकेशन है, जो हायर डिग्रीज हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कोई डिप्लोमा है तो वो आपको मेंशन करना है बस। आप बता सकते हो कि जैसे मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 2015 या 2016 में BA किया है, उसके बाद में MA की पढ़ाई JNU से कर रहा हूँ। कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, तो आप उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप अपने कार्य के बारे में बता सकते हो, सर कि मैं इस पद पर पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ, ठीक है। अगर कोई काम करते हैं, स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं सर पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, प्रीवियस में कोई एग्जाम निकाला है तो उसके बारे में बता सकते हैं। हॉबीज अपने अच्छी से चुनिएगा, 1-2 लाइन में अपना हॉबीज बता सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हैं तो बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। बताएंगे तो उससे 1-आध क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप कहेंगे कि सर मैं पिछले 2 वर्ष से विवाहित हूँ और मेरे पास एक बच्चा भी है, इस तरह से अगर आप कहते हो तो तुरंत बोर्ड मेंबर्स फिर आपसे पूछेंगे, अच्छा आप जॉब भी करते हैं और आपकी शादी भी हो चुकी है, तो आपने इतनी कठिन परीक्षा के लिए तैयारी कैसे की, आपने मैनेज कैसे किया, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल आएंगे जो लाइट होंगे, जो आपके लिए आसान पड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं बताना है कि मैं अविवाहित हूँ, अनमैरिड हूँ, ये आपको नहीं कहना है क्योंकि इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। विवाहित है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। माता पिता का नाम नहीं बताना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स माता पिता का नाम ले रहे हैं, माता पिता का नाम जब पूछा जाए तभी बताना है। वो बोलते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, वो आप में इंटरेस्टेड है, वो देखना चाहते हैं कि आप में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो
ऑफिसर लाइक है या नहीं, सिविल सर्वेंट बनने लायक है या नहीं, माता पिता में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाई बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग माता पिता के प्रोफेशन के बारे में बताने लगते हैं, मेरे पिताजी सिविल सर्वेंट हैं या मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, इंजीनियर है। कुछ भी नहीं बताना है जब तक पूछा ना जाए स्पेसिफिकली, जब तक बोर्ड मेंबर्स कहें ना कि बताइए आपके माता पिता क्या करते हैं, ठीक है। भाई बहन भी मत बताइए कि मेरे 4 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, मेरा बड़ा भाई यूएसए में है, बहन डॉक्टर है। कुछ नहीं बताना है आपको कुछ नहीं बताना है जब तक पूछा ना जाए। सिर्फ अपने बारे में बातें करनी है क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। आप अपना जिला बता सकते हैं कि मैं इस जिले से, इस राज्य के इस जिले से आता हूँ, बिहार से आते हैं तो फिर तो अच्छी ही बात है। आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको। देखिए गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 20 मिनट का हार्डली इंटरव्यू आपका चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। तो उसमें बस आपको कूल और कंपोज्ड रहना है और जो भी सवाल सामने से आए उनको साइलेंटली आंसर करना है, बहुत मतलब शालीनता से, सौम्यता से। बोर्ड मेंबर्स 55-50 साल के होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने मॉम डैड से जैसे बातें करते हो कूल और कंपोज होके, थोड़े सम्मान के साथ, वैसे ही बस करना है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंटिव वहाँ पे आपको नहीं होना है, उनको पलट के जवाब नहीं देना है कि नहीं सर ये तो ऐसे नहीं होगा, मेरा जो जवाब है वो एकदम सही है, आप तो गलत बोल रहे हैं। इस तरीके से आपको नहीं बोलना है। वो कभी कभी कुछ चीज़ गलत भी बोलते हैं जान के कि आपका रिएक्शन देखने के लिए, तो आपको आर्ग्यूमेंट वहाँ पे नहीं करना है। तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे नॉलेज नहीं है, शायद आप सही कह रहे हैं। इस तरह से आप कह के वहाँ से बच सकते हैं उस सिचुएशन से। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी आसान पूछ लिया जाता है, कभी तो टफ पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर आपको करा ही रही हूँ। आई थिंक उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सिचुएशन दी जाएगी तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाओगे, राइट, क्योंकि हम बहुत सारी सिचुएशंस को अब तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। और जो पुरानी सिचुएशन थी गाइस, परसों शायद मैंने आपको डे बिफोर येस्टरडे जो सिचुएशन दी थी उसके लिए उसका जो आंसर है आज 2 बजे मैं लाइव सेशन करूंगी, आप सब आइएगा ज़रूर और हम उसमें डिस्कस करेंगे उसका आंसर क्या होना चाहिए। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। और पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि जो 24 पोस्ट हैं उनको किस प्रेफरेंस, वरीयता क्रम क्या होना चाहिए, ऑर्डर प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे भरना है। अभी फॉर्म आने में कुछ समय है, ठीक है गाइज। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका मुझे सुनने के लिए, चैनल पे आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज।